तो नेक्स्ट आप आ जाओ स्फेरिकल मिरर पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर खत्म हो गया। प्लेन मिरर खत्म। गॉड। ठीक है। हम्म। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं? किसी स्फेयर से काटा हुआ मिरर। हाँ, मान लो कोई स्फेयर है और तो कोई स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर है और इसमें से हमने जो है वो कुछ पोर्शन कट कर लिया। कुछ पोर्शन कट कर लिया यस सर। और उसके एक साइड को सिल्वर्ड कर दिया। मान लो इस वाले पार्ट में इधर वाले को सिल्वर कर दिया, इस वाले पार्ट में इधर वाले को सिल्वर कर दिया। तो ये जो मिरर है इसको नाम देते हैं M1 और इसको नाम देते हैं M2। ये बताओ M1 में रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? कॉनकेव। जो केव। रिफ्लेक्शन होगा वो किधर से होगा? कॉनकेव वाले साइड से। तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्ट। और इसमें M2 में रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? कॉन्वेक्स। हम्म। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो है कॉन्वेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। यस सर। M1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं कि जिस स्फेयर का ये पार्ट था, जिस स्फेयर का ये पार्ट था उस स्फेयर का जो सेंटर था वही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो M1 के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है, M2 के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? जिस स्फेयर का वो पार्ट था उसका जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों तो सेम ही स्फेयर का पार्ट है, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम ही होगा, है ना? यस सर। हम्म। अपेर्चर किसको बोलते हैं? अपेर्चर। है क्या? अपेर्चर। सर ये तो पहली बार सुना। ये पहली बार सुना है? हम्म। देखो, दोनों मिरर के एंड पॉइंट्स, आई मीन M1 है मिरर, इसके एंड पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दो तो यही हो गया इसका अपेर्चर। ठीक है। बोलिए। मतलब जो लाइट रेस पे इंसिडेंट होंगे वो इधर ही से तो इंटरसेक्ट होकर के इंसिडेंट होंगे, यस सर। तो इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं अपेर्चर। ठीक है। हम्म। सिमिलरली M2 का अपेर्चर क्या हो जाएगा? M2 के एंड पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दो तो इसमें जो लाइट रे इंसिडेंट मतलब एंटर करेंगे वो तो इसी अपेर्चर से ही होके करेंगे। जी सर। किसका अपेर्चर ज्यादा बड़ा है, M1 का या M2 का? M1 का। M1 का अपेर्चर ज्यादा बड़ा है। सो व्हाट इज अपेर्चर? लिख लो आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह तो लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं वो तो पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पता है। लास्ट। अपेर्चर हो गया लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, है ना? हम्म। हम्म।
12 से 12। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, चलो। हम्म चलो, तो मेन लाइन होती है ना, जो किसी भी क्या बोलते हैं उसे, मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, इक्वली हाफ्स में। ओ, अच्छा, ये किसको बोलते हैं, इस पे एक तो क्या बोलते हैं इसका, पोल होता है ना, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है? पोल ऑफ द मिरर, ये मिरर का वो पॉइंट होता है जहां पे मिरर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू पार्ट्स में। ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिकली जो इसका बीच वाला पॉइंट है, हम्म तो उसी को पोल बोलेंगे, राइट? तो जैसे इसका पोल हो गया ये वाला, ये मान लो बीच वाला पोल है इसका, ये P1। ये मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया बीच वाला पॉइंट, मतलब ये हो गया P2। ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस M1 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P1, पोल पोल। है ना? यस सर। एक सेकंड। सेंटर ऑफ कर्वेचर और P1 को जोड़ने वाला लाइन, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ M1। और M2 का प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग C एंड P2, है ना? यस सर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ M2। ठीक है, क्या हो गया ये? ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। और कुछ बचा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया, एपर्चर हो गया, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और कुछ बचा? फोकस। अच्छा, फोकस। फोकस 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 पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ, पैरेक्सियल रेज किसे बोलते हैं? नाम सुना है आपने पैरेक्सियल रेज? नहीं। नहीं सुना है? पैरेक्सियल रेज किसे बोलते हैं? हम्म रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस? पैरेलल। दोनों। rays which are parallel to the principal axis and are very close to it. पैरेलल भी होना चाहिए और बहुत क्लोज भी होना चाहिए। हम्म पैरेक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम होता है। दे हैव सो पैरेक्सियल रेज बोलने का मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू जीरो, सो दे आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। यस सर। देखो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे होगा, जैसे ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो आपका जो है मिरर है यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना? यस सर। अभी मान लो कि पैरेक्सियल रेज का मतलब हो रहा है, ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे विच इज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल भी होना चाहिए, वेरी क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। हम्म। ये जैसे पैरेलल भी है और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ के लिए कैसे देखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? फिर तो परपेंडिकुलर बनाएंगे। पॉइंट के लिए नॉर्मल देखो, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस, तो नॉर्मल के लिए सी को जोड़ेंगे इस पॉइंट से। नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? सी को इस पॉइंट से जोड़ेंगे चुनमुन, समझे? हाँ। तो नॉर्मल ये होगा, ये वाली लाइन, ये लाइन है नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल सरफेस के लिए सरफेस पे परपेंडिकुलर तभी होगा जब वो रेडियस के लॉन्ग हो। रेडियस के लॉन्ग हो मतलब सी से पास करे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो आप उसको सी से आपको जोड़ना होगा। जैसे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सी से इसको जोड़ दो, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सी से उसको जोड़ दो, ठीक है। हम्म। आई बात समझ में? यस सर। हम्म। तो तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये वाला, ये ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा दिख रहा है। यस। अगर रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ही ज्यादा नजदीक होगा, देखो अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, और अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के और ज्यादा नजदीक होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी कम होगा। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। तो रे जो है वो जितना ही ज्यादा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही कम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। और रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ही दूर, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा, है ना? हम्म। हम्म। सो पैरेक्सियल रेज का मतलब रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट। तो अगर वेरी क्लोज टू इट होंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? वेरी स्मॉल, आई टेंड्स टू जीरो। टेंस टू जीरो। क्या समझे? सर फिर तो रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन जीरो, हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं है ना। टेंड्स टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता है, टेंड्स टू का मतलब बहुत छोटा, बहुत नजदीक, जीरो के क्लोज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। पैरेक्सियल रेज का मतलब समझे? हम्म। क्या पैरेक्सियल रेज के बारे में जानना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जो भी पढ़ते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आगे स्फेरिकल मिरर में, वो सब आप पैरेक्सियल रेज के लिए ही पढ़ते हो। सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होते हैं। अब आप आ जाओ फोकस के ऊपर। तो फोकस, फोकस किसे बोलते हैं? फोकस जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है पॉइंट। क्या? जहां पे जहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं एक साथ। जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक साथ मीट करती हैं, मतलब जैसे मान लो कि ये मिरर है, तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे मान लो कोई एक लाइट रे ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, सब एक जगह पे मीट करेंगे क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन? कोई भी रे ऐसे एक ही जगह पे मीट करती है क्या? नहीं सर। तो अच्छा मान लो ऐसे ले लिया, मतलब एक रे ऐसे ले लिया ऐसे। सर ये थोड़ा दूसरे कलर से बना दो। अच्छा रे दूसरे कलर से बना देता हूँ। जैसे ये रे ले लिया, एक रे ऐसे ले लिया, ये आ गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रे जो है वो ऐसे ले लिया,
वो आ गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों रेज क्या जरूरी है कि ये ग्रीन वाला रे जहां से पास कर रहा है येलो वाला भी यहीं से पास करे, क्या ये जरूरी है क्या? सभी जरूरी है एक ही जगह से पास करेंगे? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। तो आप तो बोले कि सारे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह से पास करते हैं, उसको हम लोग जो है वो, आप शायद पैरेलल रेज के बारे में बोलना चाह रहे थे क्या? सारे पैरेलल रेज आफ्टर हाँ। रिफ्लेक्शन एक ही जगह से पास करते हैं। हाँ, जो रेस मतलब एक ही तरीके से आती हैं। एक ही तरीके से आती हैं, अच्छा एक ही तरीके से बोलने का मतलब, तो एक ही तरीके से तो मान लो ये भी आएंगी। जैसे मान लो ये येलो वाली और ये ग्रीन वाली, ये भी मान लो एक ही तरीके से आ रही हैं, मतलब तो ये भी क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पॉइंट से पास करेंगी? अच्छा आप पैरेलल के लिए बोलना चाह रहे थे। ये बताओ, मान लो जितने भी पैरेलल रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या एक ही जगह से पास करेंगी? पैरेलल रेज, जितने भी पैरेलल रेज हैं, सारे पैरेलल रेज भी एक जगह से पास नहीं करती हैं। सिर्फ पैरेक्सियल रेज एक जगह से पास करती हैं। कौन से रेज? पैरेक्सियल रेज, जिसका आपने नाम नहीं सुना था। पैरेक्सियल का मतलब? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और पैरेलल पास। भी हो और पास में भी हो, हाँ सिर्फ पैरेलल होने से काम नहीं चलेगा, पैरेलल भी हो और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज भी हो। तो वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक ही जगह से पास करती हैं, और उस पॉइंट को फोकस, जहां से वो पास करती हैं उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है। यस सर। तो पैरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास, एक सेकंड, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास और appear टू पास, और appear टू पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, थ्रू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस, कॉल्ड फोकस। ठीक है। ये appear टू पास क्यों लिखा है? क्या? appear टू पास मतलब क्या? appear टू पास लिखा है। वर्चुअल इमेज भी तो बनती है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो आप। यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, हम्म, एक सेकंड मैं दूसरे कलर से ही बना देता हूँ। ये फॉलो करती हैं क्या इस चीज को? यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यस सर। हाँ यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। चलिए, गाड़ी लोग करती हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अच्छा, तो ये दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है चुनमुन। हम्म। हम्म,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला चीज है और ये फोकस वाला चीज है। डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बना है क्योंकि फोकस एक्चुअली दोनों के बीच में होता है ना, तो डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया। ये एक्चुअली फोकस वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर होगा। क्या फिर से बना दें या रहने दें? आप बीच से नहीं, सही है। ठीक है। मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स। ठीक है। यस सर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो पैरेक्सियल रेज आएंगे, ये डायग्राम थोड़ा नीचे बना दूं क्या? कॉन्वेक्स मिरर में, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पे जो रेज आएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक्चुअली ये तो रिफ्लेक्ट होकर के इस साइड आ जाएगा। इसका फोकस यहाँ पे होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन होगा तो दूसरे साइड में तो नहीं जाएंगे, इधर से आता हुआ दिखेंगे। तो दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पासिंग थ्रू फोकस, बट दे अपीयर टू पास थ्रू फोकस। आई मीन दे, ये कॉनकेव मिरर के केस में तो दे आर कॉन्वर्जिंग एट द फोकस, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दे पास और अपीयर टू पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम ऐसा हो गया, और कॉनकेव मिरर के लिए डायग्राम ऐसा हो गया। फोकल प्लेन किसे बोलते हैं? फोकल प्लेन। हाँ, फोकल प्लेन। सर फोकल लेंथ पता है, फोकल प्लेन नहीं पता। फोकल प्लेन हो गया अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से? फोकस। एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस से ये है ना, मान लो कॉनकेव मिरर, और इसका मान लो फोकस है यहाँ पे। फोकस अगर यहाँ पे, तो एक प्लेन जो फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। ठीक है चुनमुन। यस सर। टीवी वगैरह देखते हो कि नहीं आप? कभी कभी ये भी टाइम मिल जाता है। टीवी में क्या देखते हैं? हाँ। टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं? मुझे कुछ नहीं खाना, अभी बाद में। सर टीवी में हम्म। कार्टून। कार्टून। अच्छा। और
और और बस, और क्या होता है टीवी पे? अच्छा, तो देखिए, फोकल प्लेन। अच्छा, नेक्स्ट है, तो फोकल प्लेन तो समझ गया ना आप? हम्म। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक चीज है, वो ये है कि लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये सुना होगा आपने। लाइट फॉलोज प्रिंसिपल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये क्या होता है? हम्म, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? क्या होता है? वही तो पूछ रहा हूँ चुनमुन। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता? हम्म। आपको पता क्या है? आपने, आपको पढ़ाया क्या गया है? ये सच्ची में नहीं पता। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये होता है कि, जैसे देखो, एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने पढ़ा कि पैरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करते हैं? फोकस से। ओके। ठीक है, चलिए, ऐसे हो गया, ऐसे। ओके, सो आपने ये पढ़ा, और आपने ये पढ़ा कि भाई लाइट रे अगर ऐसे आ रहा है, पैरेक्सियल रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से फोकस से पास करेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर आप एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो इंसिडेंट रेज के लिए, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। सिर्फ एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर देना है आपको। जैसे अगर मान लो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, अगर इंसिडेंट रे वैसा होता, मतलब अगर इंसिडेंट रे होता पासिंग थ्रू फोकस, जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर आप उसको इंसिडेंट रे बना दो, इंसिडेंट रे अगर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में होता, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? सिंपली आप एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। मतलब इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बन जाएगा? अच्छा, ये। ऐसा तो ये एक एग्जाम्पल हो गया उसका। और ऐसा किसी भी केस में होगा, जरूरी नहीं है ऐसा सिर्फ फोकस वाले केस में ही, किसी भी केस में। मतलब सिंपली आपको एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। समझे चुनमुन? यस सर। और ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सब में ट्रू होता है, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, सब में। ठीक है, हम्म। लेंस में, सब में ट्रू होता है कि मतलब सिंपली आप एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, सब कुछ ये हो जाएगा। लाइक एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, लाइट विल एग्जैक्टली फॉलो द सेम पाथ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट रे जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रहा था, एरो का डायरेक्शन सिंपली, ये जो डायग्राम में एरो था, आप सिंपली एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। मतलब अगर इंसिडेंट रे हो जाए पासिंग थ्रू फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बिकम, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, किसी भी चीज में, जैसे आपका लेंस में भी वैसा होगा। जैसे ये लेंस है, मान लो लाइट रे ऐसे जा रहा है, या कैसे भी जा रहा है, जरूरी नहीं ऐसा पैरेलल ही हो, जरूरी नहीं ऐसा पैरेलल ही हो। जैसे कि इन जनरल मान लो आप ऐसे, लाइट रे यहां से ऐसे जा रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास कर रहा है लेंस से। तो ये कहता है कि सिंपली आप क्या करो, क्या कहता है ये? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हम्म एरोज को साइन अगर उल्टा कर देंगे तो
लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी रिवर्स डायरेक्शन में। हम्म, बहुत बढ़िया। लाइक अगर इसमें मान लो एरो ऐसे है, इसमें ऐसे, आप एरो का डायरेक्शन सिंपली रिवर्स कर दो। तो जैसे मान लो इसमें ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, तो अगर इसमें अगर ये ऑब्जेक्ट कर दें, यहां से लाइट रे जा रही है ऐसे, तो ये जो है एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो पिछले केस में, मतलब पिछले केस में जहां पे इमेज था, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट रख दें, तो फर्स्ट केस के लिए जहां पे ऑब्जेक्ट था, सेकंड केस में वहां पे इमेज बन रहा होगा। क्या समझे? जी सर, समझ गई। समझ गए ना? हम्म। बहुत बढ़िया। ये पढ़ाया था टेंथ में, बस लॉ का नाम नहीं पता था, रूल पढ़ा दिया था, रूल करके रे डायग्राम्स में। अच्छा, टेंथ में आप नॉर्मल स्कूल ट्यूशन में पढ़े थे, या वहां पे भी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया हुआ था आपने? सर टेंथ तक खुद पढ़ा था। अच्छा, तो देखिए, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में घर पे कोई पढ़ाते थे? नहीं। तो टेंथ तक पूरा सेल्फ स्टडी? हम्म। वाह, बहुत ही बढ़िया। और जो दिक्कत होता था, जो नहीं समझ में आता था, वो? वो टीचर से पूछ लेती थी स्कूल में। अच्छा, वाह, वेरी गुड। सेल्फ स्टडी अगर कोई स्टूडेंट करने में कैपेबल है, तो वो तो सबसे बढ़िया। मतलब हायर ये में तो सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, बट अगर वो आदमी को, मतलब आदमी या लड़का लड़की जो भी हो, उसको अगर ये हैबिट डेवलप है कि वो खुद से भी पढ़ के और कोशिश कर सकता है, समझ सकता है, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट, वेरी हेल्पफुल। क्योंकि टीचर्स तो ठीक है, सपोर्ट चाहिए, बट दे विल ऑलवेज नॉट बी अवेलेबल, राइट? हम्म। तो देखो, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये क्या था, एक सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या था चुनमुन? रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डाइवर्ज हो जाती है। हाँ, दे डाइवर्ज एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो अगर मैं एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, एरो का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें, मतलब अगर ये रेज जो हैं, अगर वो कन्वर्जिंग हो, क्या हो? कन्वर्जन। कन्वर्जिंग हो, एंड लेट अस से दे अपीयर टू कन्वर्ज एट फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेक्सियल रेस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, सो लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यही है। ठीक है। यस सर। हम्म। ये रे ऑप्टिक्स आसान है या डिफिकल्ट है? सर ऑप्टिक्स बाकी सब जो पहले पढ़े थे सबसे तो इजी है। सबसे इजी है। तो देखिए, लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओह सॉरी, देख रहे हो आप, एरो का डायरेक्शन सिंपली रिवर्स कर दिया। हम्म। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ? पता नहीं आज का तो। आपका पता नहीं? तो रेंज पता था तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं रखा था क्या पहले से? सर फिजिक्स आती है मुझे थोड़ी बहुत बस।
हम्म। सिर्फ फिजिक्स आती है मुझे थोड़ी बहुत कि हाँ उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप नोट्स पूरा फिजिक्स में जो मैंने पढ़ाया था ना, वो नोट्स पूरा बार बार, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा नोट्स ना बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, मतलब कि एकदम याद हो जाए सब कुछ। उसके बाद बन जाएगा आपको आराम से। ठीक है, उसके बाहर तो नहीं आना है कोई चीज, है ना। तो नोट्स रिवाइज किया है आपने सब? एसी और उसका कर लिया था, ईएम वेव्स का, ईएमआई का आधा करा था, आधा बच्चा है। चलो, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे लास्ट में, क्लास के लास्ट में पूछूंगा, अभी नहीं। ईएमआई का मत पूछना, अभी वो अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, एसी का ही पूछेंगे आपसे और ईएम वेव्स का ही पूछेंगे। हाँ, ईएम वेव्स। सर ईएम वेव्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ठीक मतलब है, एसी का कॉन्सेप्ट ही पूछूंगा। समझ में आ रहा था, क्वेश्चंस नहीं हो रहे उसके। ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं वो भेज दो ना व्हाट्सएप में, उसको बता दूंगा फिर। हम्म। थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो रहे थे उसके, बस वो जैसे भी डिस्प्लेसमेंट करंट आता है ना, नहीं होता। आप जो नहीं हो वो व्हाट्सएप करके भेज दिया कीजिए ना। ठीक है, मैं टाइम मिलेगा तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा आपको, या समझा दूंगा फोन करके। ठीक है। हम्म। जी सर। पेपर नहीं देना। तो देखिए, मान लो एक लाइट रे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइट रे कैसे आ रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आई। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई। आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम्म। ये मान लीजिए पास करता है यहां से। ठीक है, हम्म। तो आपको बताना है सी से क्यू का डिस्टेंस क्या होगा। है क्या क्यू बताना? बताना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यू का डिस्टेंस बताना है क्या होगा। सर कोई डिस्टेंस तो दो। तो डिस्टेंस दो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, क्या दिया हो? आर। वाह। क्यों फोकस है? पता नहीं, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस सी क्यू इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस is incident at an angle of incidence I, is incident at an angle। और और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है आई, सी क्यू निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यू का डिस्टेंस निकालना है। सर पता नहीं कैसे करना है। पता नहीं कैसे करना है। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ये फोकस से पास करना चाहिए, क्यू फोकस होना चाहिए? हम्म। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस r/2 हो जाना चाहिए। यस सर। तो क्या सी क्यू की वैल्यू r/2 होनी चाहिए? हाँ। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपने पढ़ा कि ये
प्रिंसिपल आई मीन ये फोकस से तभी पास करेगा जब रेज पैरेक्सियल हो मतलब आई टेंड्स टू जीरो। सिर्फ पैरेक्सियल रेज पास करता है ना फोकस से। हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो पैरेक्सियल नहीं बोला है, कहीं लिखा है प्रिंस पैरेक्सियल, सिर्फ बोला है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हुआ है। अभी पैरेक्सियल के लिए आई टेंड्स टू जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं बोला है आई टेंड्स टू जीरो? नहीं बोला है। नहीं। तो आई टेंड्स टू अगर जीरो होता ना तो ये आपका फोकस से पास करता, तब ये फोकस हो जाता, पर ये तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो बोला नहीं है तो क्या करेंगे चुनमुन? बोला नहीं है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। हम्म। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, रिफ्लेक्शन। हाँ तो आर इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? आर के इक्वल होगा। हाँ रेडियस। रेडियस, स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर है, इसका जो रेडियस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मिरर के किसी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल ही होगा ना, रेडियस के इक्वल होगा, राइट? यस सर। क्या समझे कि ये जो पॉइंट है, मैं अगर इसको कुछ नाम दे दूं, लेट अस से इसको पॉइंट का नाम दे दूं ए, तो सी से ए का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना नहीं। चाहिए, राइट? अभी आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सी से क्यू का डिस्टेंस। अच्छा, तो आप क्या करो कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन सी ए। किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? सी ए। हाँ, सी ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, और उस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं एम। ठीक है, हम्म। क्या नाम देते हैं? एम। एम, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे कि इज ट्रायंगल सी एम क्यू, सी एम क्यू मतलब ये वाले ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए एन क्यू, ठीक है, तो आर दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? आर ट्रायंगल्स दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट? यस सर। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ। कैसे? 90 डिग्री है, सेम कॉमन एंगल। 90 है, कॉमन है, और कोई एंगल भी तो सेम होना चाहिए। आई। इधर आई है, लेकिन इधर इधर कहीं आई दिख रहा है? ये एंगल सी जो है वो आई हो सकता है। एंगल ऑल्टरनेट। जो है वो आई हो सकता है या आई ही होगा? आई होगा कैसे? ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। हाँ, वो क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना। हम्म। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी आई होगा ना। यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी आई ही हो गया। तो ये आई हो गया, तो देखो दो एंगल हो गया 90 90, एक एक तो 90 90 हो गया, फिर आई आई हो गया, तो दो एंगल सेम हो गए, तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा, और एक साइड कॉमन भी हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये बताओ ये क्या एम जो है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इसका सीए का? यस सर। तो देयरफॉर सी से एम का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए से एम का डिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर बाई टू, है ना? हम्म। ये वाला आर बाई टू हो जाएगा। यस सर। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं, पक्का श्योर? यस सर। 100%? 100%। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आप देखो इन ट्रायंगल सी एम क्यू,
इन ट्रायंगल सी एम क्यू, तो ट्रायंगल सी एम क्यू में ये सी एम है, ये आपका सी क्यू है, और ये आपका एम क्यू है। अरे तो देखिए, ये 90 डिग्री है, ये आई है, ये सी है, ये एम है, ये क्यू है, ये सी एम का वैल्यू r/2 आया है। आपको निकालना क्या है? हमें सी क्यू निकालना था। सी क्यू निकालना है। सी क्यू निकालना था कि सी क्यू निकालना है? है। अच्छा है। तो ये बताइए कॉस आई क्या होगा? कॉस आई क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा सी एम, आर बाई। हो गया सी क्यू, तो सी एम हो गया r/2 डिवाइडेड बाई सी क्यू। तो यहां से सी क्यू कितना हो गया? तो ये हो गया r/2 इंटू कॉस बाई कॉस आई, so दिस इज r/2 सेक आई। क्या हो गया ये? r/2 सेक आई। हम्म, सी क्यू हो गया r/2 सेक आई। ठीक है, निकल गया, यही तो निकालना था। हम्म। तो सी क्यू कितना मिल गया? r/2 सेक आई। बस यही निकालना था। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, ये आपको मालूम होना चाहिए। पैरेक्सियल रेज के लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए आई होता है टेंड्स टू 0, हम्म। तो कॉस आई होगा टेंड्स टू 1, सेक आई भी हो जाएगा टेंड्स टू 1, तो देयरफॉर सी क्यू टेंड्स टू क्या हो जाएगा? सर ये क्या बात है? r/2 तो आ गया आंसर। तो r/2 सेक आई के जगह हो गया 1, तो सी क्यू टेंड्स टू r/2। लेकिन ये सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए होगा ना r/2। जब आई टेंड्स टू 0, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा, जो पैरेक्सियल रेज के लिए होता है आई टेंड्स टू 0, तब तो ये r/2 हो गया। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू 0 नहीं है, तब तो ये r/2 नहीं होगा ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू 0 है तब तो ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू 0 नहीं है, अगर आई जो है वो बहुत छोटा नहीं है, तब तो r/2 नहीं होगा ना सिक्यू। यूनिवर्सल ट्रू है। हाँ ये हमेशा ट्रू है, ऊपर r/2 सेक आई वाला। हाँ, as long as the rays are parallel to the principal axis. So if the rays are parallel to the principal axis, तो जो CQ की वैल्यू आएगी वो r/2 से का ही आएगी। ओके। ठीक है, तो आपसे इस पे क्वेश्चन में जो है वो फंसा सकता है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 30 डिग्री, और ऐसे रेज पैरेलल दिखा दिया। अब जो है वो 90% बच्चे तो इसको r/2 मार के आ जाएंगे टिक, कि r/2 होगा भाई, फोकस से पास करेगा। बट सर लाइक फोकस तो नहीं। डिफॉल्ट पैरेक्सियल रेज ही मानते हैं, क्या? लेकिन हम तो बाय डिफॉल्ट हर जगह पे पैरेक्सियल रेज मान के ही करते हैं। बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट पैरेक्सियल रेज मान के ही करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आई जो है वो 30 डिग्री है, तब तो वो रे पैरेक्सियल नहीं हुआ ना। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे दिखा दिया पैरेलल, ज्यादा कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, देखो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये कॉनकेव मिरर दे दिया, हम्म। और इसको जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये रे ऐसे दिखा दिया, ये रे आ रहा है ऐसे, और ये सी दे दिया, और यहाँ पे दे दिया कि दिस इज 30 डिग्री, और यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से पार कर रहा है, और ये आपसे पूछा सीक्यू, तो पूछेगा फाइंड सीक्यू। एक सेकंड, फाइंड सीक्यू।
अब तो आपको ये बोल दिया है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 30 डिग्री दिया हुआ है, सो दिस इज नॉट टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में तो की विल नॉट बी फोकस। ठीक है। और ये ऑप्शन दे देगा पहला ही ऑप्शन R/2, दूसरा R/2 इंटू सेक का ही कितना हो जाएगा, सेक 30 विल बी कॉस 30 कितना होता है, टू रूट थ्री। बाई टू, 2/√3 हो जाएगा ना ये, हम्म। R/√3। तो सेकंड ऑप्शन दे दिया R/√3। थर्ड ऑप्शन दे दिया क्या बोलते हैं, कुछ कुछ और दे दिया, मान लो √3R/2 लिख दिया, या नन ऑफ दिस दे दिया। तो ज्यादा बच्चे तो इसी में R/2 में टिक मार के आ जाएंगे ना, हम्म। है ना। लेकिन R/2 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो है, पर आई टेंड्स टू जीरो नहीं है, और क्वेश्चन में तो आई 30 डिग्री दे दिया है। तो जब क्वेश्चन में आई दे दिया 30 डिग्री, देन यू कैन नॉट कंसिडर इट एज फॉर एक्सियल। नहीं दिया रहता तब तो ठीक है, मान सकते थे, पर क्वेश्चन में तो दे दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो हाउ कैन यू ट्रीट इट टू बी पैरेक्सियल। ओके, समझ गई। तो यहाँ पे CQ कितना हो जाएगा, R/2 सेक 30, तो हो जाएगा R/2 इंटू 1/cos 30। सो टू दिस बाय रूट। cos 30 is √3/2, so this is R/√3। ठीक है चलमन। यस सर। हाँ बोलिए, समझ में आया चुनमुन? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो क्या सीखा आपने कि सारे रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं वो सभी के सभी फोकस से नहीं पास करते हैं, सिर्फ हम्म। फोकस कौन पास करते हैं, एलेक्सियल रेस। पैरेक्सियल रेज होते हैं। पैरेक्सियल रेज किसे बोलते हैं, those which are parallel to the principal axis and very very close to it। तो पैरेक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू जीरो होता है। हम्म। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया।